हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूं हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिमाज नॉलेज बैंक में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का लेसन 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। लास्ट टाइम हमने वैरायटीज़ ऑफ फूड, वैरायटीज़ ऑफ फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम मटेरियल्स को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किस बेसिस पे डिवाइड किया है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अपने आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि चेयर, बुलॉक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स। इस तरह के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का शेप भी डिफरेंट होता है और डिफरेंट पर्पस के लिए ये यूज भी किए जाते हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे आसपास आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसका शेप राउंड है, गोल है, तो इसमें हम क्या क्या रख सकते हैं? बॉल, फुटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, ये सारी चीज़ें गोल होती हैं। इन्हें अगर हम ये कहें कि आपको गोल ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ सकती है। उसी जगह अगर हम ये कहें कि कौन कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हैं, तो उसमें आप कौन कौन सी चीज़ें रख सकते हो? बकेट्स, लंच बॉक्स, टॉयज, वाटर कंटेनर, पाइप, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनके शेप के बेसिस पे या वो किस चीज़ के बने हैं, इस बेसिस पे हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में रखते हैं, है ना। एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है? अपने स्कूल के आसपास, घर के आसपास या घर में या स्कूल के बाहर आपको जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको वो कलेक्ट करना है। अब सारी चीज़ें तो आप स्कूल लेकर नहीं आ सकते, जैसे कि वॉल, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें तो आप स्कूल तक नहीं लाकर ले आ सकते। बस आपको उनका लिस्ट तैयार करना है और उसमें कौन सी चीज़ें पेपर की बनी हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट वुड का बना है, उसमें आपको लिखना है। जैसा कि टेबल 4.1 में दिखाया गया है, जो हमारे घर में प्लेट्स यूज़ करते हैं, हम थाली जिसे कहते हैं, वो स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। पेन प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है। तो इसी तरह की आपको अपने आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो लिखनी है और वो किन चीज़ों से बनी है वो आपको लिखना है 4.1 में। नेक्स्ट आपको 4.2 टेबल में क्या करना है? अब मटेरियल का नाम लिखना है, जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, है ना। इन मटेरियल्स के नाम लिखने हैं और इन मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट बने हैं वो आपको टेबल में लिखना है। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि हमारे आसपास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे या फिर उनमें उनके शेप के बेस पे, कलर के बेस पे, इस तरह से हम उन्हें ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर हम उसका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे कि उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट है अपीयरेंस। कभी आपने अपने घर में कभी ध्यान दिया है आपने कि हमारे घर में जो टम्बलर यूज़ होता है, मीन्स जो हम पानी पीने के लिए गिलास यूज़ करते हैं ना, वो कपड़े का क्यों नहीं होता? अगर वो कपड़े का होगा, हम उसमें कोई भी लिक्विड डालेंगे वो तो उससे स्ट्रेन होकर के निकल जाएगा, है ना, छन कर निकल जाएगा उससे। इसीलिए जो गिलास वगैरह हैं हमारे घर में, जो बर्तन हैं, वो मेटल के यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह कुकिंग के लिए भी हम पेपर लाइक मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते, खाना बन ही नहीं सकता, है ना। हम किस हिसाब से मटेरियल्स को चूज़ करते हैं? उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। हमारा यूज़ करने का पर्पस क्या है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, हम उसको प्रॉपर्टी के ही बेस पे चूज़ करते हैं। तो अब हम उसी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि पहली प्रॉपर्टी है उसकी अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, मतलब वो बाहर से कैसा दिखना चाहिए। हर एक मटेरियल जो है दूसरे मटेरियल से थोड़ा अलग दिखता है, जैसे कि वुड बहुत ही अलग है आयरन से, आयरन ऐसे ही बहुत अलग दिखता है कॉपर और एल्यूमिनियम से। बट एट द सेम टाइम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक सेम हैं, वो प्रॉपर्टीज़ वुड में नहीं है। तो इसी को हम एक्टिविटी 3 के
एक्टिविटी थर्ड में पढ़ेंगे। एक्टिविटी थर्ड में आपको करना क्या है, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इस तरह के आपको मटेरियल्स लेने हैं, उनको बीच में से कट करना है और देखना है कि जहाँ से आपने कट किया है ना, उस सरफेस पे कुछ शाइनिंग है या नहीं। अब जो कि आयरन का, अगर कोई मटेरियल आयरन का है, जैसे कि आयरन की रॉड वगैरह, तो इसको कट करना इतना इजी तो है नहीं कि हम इजीली घर पे इसे कट कर सकेंगे। तो ऐसे हार्ड मटेरियल्स को आपको क्या करना है, सैंड पेपर जो रब करने के लिए आता है ना, उस सैंड पेपर को लेना है और उस पर रब करके देखना है कि उसमें कुछ शाइनिंग आ रही है या नहीं। अगर उसमें शाइनिंग आ रही है, इसका मतलब उसमें लस्टर की प्रॉपर्टी है। लस्टर की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में, तो वो मटेरियल्स जिनमें की शाइनिंग है, मींस जिसमें की लस्टर है, उन्हें हम मेटल्स कहते हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, क्योंकि इनमें लस्टर की प्रॉपर्टी है, शाइनिंग की प्रॉपर्टी है। टाइम के साथ साथ इनकी जो शाइनिंग है वो भी कम हो जाती है, हवा की वजह से या हवा में जो नमी रहती है उसकी वजह से इनकी शाइनिंग भी धीरे धीरे डल होने लगती है। नेक्स्ट है हार्डनेस। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें कि आप आराम से अगर उस पर हाथ रखो तो वो कंप्रेस हो जाता है, उस पर थोड़ा भी फोर्स लगाने से इसका मतलब वो दब जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जैसे कि आप अपने घर का पिलो वगैरह ले लीजिए, मैट्रेसेस ले लीजिए, उन पे आप हाथ रखते हैं तो वो हल्का सा हाथ भी रखेंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है, बट उसी जगह वॉल, उस पर हाथ रखिए, वो कंप्रेस नहीं होता। सो ऐसे मटेरियल जो कि बहुत ही आसानी से कंप्रेस और स्क्रैच हो जाएं, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं। और ऐसे मटेरियल्स जिन्हें कि कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम हार्ड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कॉटन, स्पॉन्ज, इनको कंप्रेस करना बहुत ही ईजी है। उसी जगह आयरन की कोई चीज़ ले लीजिए या अपने घर का कोई बर्तन ले लीजिए, इसे कंप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो वो जो कंप्रेस नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्ट है कंप्रेस होने में, वो हार्ड है। जो इजीली कंप्रेस हो रहा है वो सॉफ्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल का मतलब क्या है, वो सब्सटेंस जो कि पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए, मतलब घुल जाए, डिसअपियर हो जाए, उन्हें हम सॉल्यूबल कहते हैं। और इनसॉल्यूबल उन्हें कहते हैं जो कि पूरी तरह डिसॉल्व ना हो, वो पानी में, पानी के नीचे बॉटम में जो है हमें दिखेगा, वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि सॉल्यूबल कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम सॉलिड की बात करें, शुगर के क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल, ये सारे सॉलिड है ना, और ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, तो ये सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। ऐसे ही पानी में गैसेस भी, ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है तभी तो पानी में और भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स वगैरह सरवाइव कर रहे हैं। अगर उनमें ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो हमारा वाटर है उसमें गैसेस भी डिसॉल्व हो जाती हैं, सॉलिड्स भी डिसॉल्व हो जाते हैं, और कुछ लिक्विड जैसे कि लेमन जूस, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये जो हैं इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। बट अगर आप ऑयल की बात करें तो ऑयल डिसॉल्व नहीं होता, वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करता है। ऐसे ही चॉक पाउडर कुछ हद तक वो डिसॉल्व हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद उसके पानी के बॉटम में जो है उसके क्रिस्टल्स नज़र आने लगते हैं। ऐसे ही सॉडस्ट भी डिसॉल्व नहीं होता। ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं। वो सब्सटेंसेस जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं वाटर में, हम उन्हें सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व नहीं होते उन्हें हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। नाउ एक्टिविटी 5 में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ऑयल है वो पानी में एकदम सॉल्यूबल नहीं है ना, वो पानी के सरफेस पे ही रहता है। तो एक्टिविटी 5 में आपको करना क्या है, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें लेनी है और उनको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेना है और पानी में मिक्स करके देखना है। तो आप देखोगे कि विनेगर और लेमन जूस जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारे जो ऑयल्स हैं, फ्यूल वगैरह हैं, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि पानी के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, मीन्स तैरते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि पानी में सिंक हो जाते हैं, मीन्स डूब जाते हैं। तो पानी में वो सब्सटेंस
फ्लोट करते हैं जिनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से लो रहती है, कम रहती है, वो ही सब्सटेंस वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं। जब सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो वाटर में सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। जैसे कि एक ड्राई लीफ, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है इसीलिए वो फ्लोट करती है, बट एक कील, उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बहुत ज़्यादा है तो वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है। नाउ द ट्रांसपेरेंसी, ऐसे सब्सटेंस जिनमें से कि लाइट बहुत ही इजीली पास हो जाती है उन्हें हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, एयर, कुछ वाइट प्लास्टिक्स भी आते हैं। तो इनमें जो है आपको चीज़ें उनके आर पार दिखेंगी। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे लाइट इजीली पास नहीं होती और हम उसके दूसरी साइड बिल्कुल भी देख नहीं सकते, तो इस तरह के मटेरियल को हम ओपेक मटेरियल कहते हैं। नाउ द एक्टिविटी 6, इसमें आपको करना क्या है, एक पेपर लेना है और उसको लाइट के अगेंस्ट जो है आपको देखना है। देख नहीं पाओगे उतना कुछ, है ना, बट उस पे जब आप थोड़ा बहुत ऑयल रब कर दोगे दूसरी साइड जो है आप देख पाओगे, मतलब लाइट जो है उसमें से हल्की पास हो रही होगी, पार्शियली लाइट पास होगी उसमें से। इट मीन्स ऐसे मटेरियल जिनसे कि लाइट पूरी पास नहीं होती, थोड़ी बहुत पास होती है और उसका दूसरी साइड भी जो है हमें क्लियर नहीं दिखता है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ऑब्जेक्ट दिखाई तो देते हैं दूसरी साइड बट क्लियर नहीं दिखाई देते। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर, कभी आपने देखा होगा टॉर्च के ऊपर अगर आप अपना हाथ रखोगे तो लाइट उसमें से पूरी तरह से पास नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि ये भी एक ट्रांसल्यूसेंट का ही तो एग्जाम्पल है, लाइट पूरी तरह से पास नहीं होती इसमें से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।